हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ये क्या था रवि, ये कैसे हटेगा? वो आता है। हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून अंशिका, तनिषा, दीपांशु, बरखा। आओ बेटा, आ जाओ। कम कैसे है नंबर अभी? श्लोक, संगीता कुमारी आईडी से, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे बेटा अभी मोल कंसेप्ट के प्रॉब्लम ही बना रहे हो या रिडॉक्स स्टार्ट कर दिया है? रिडॉक्स किस किसने स्टार्ट कर दिया है? ब्यूटी कुमारी, गुड आफ्टरनून। बेटा इसकी प्रॉब्लम किसने डीपीपी स्टार्ट कर दिया? रिडॉक्स की रिडॉक्स कर दिया स्टार्ट। आई थिंक यू टेक स्टार्ट, यू हैव टेकन स्टार्ट फॉर रिडॉक्स रिएक्शन आल्सो। समीर, गुड आफ्टरनून बेटा। फरहीन, रेनी, बेटा मोल कंसेप्ट ही कर रहे हो या अभी इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी है? प्रशांत, रिडॉक्स की प्रॉब्लम किस किस ने स्टार्ट कर दी बेटा बताओ, रिप्लाई करो। रिडॉक्स किया है किसी ने स्टार्ट? क्योंकि जस्ट इसके बाद रिडॉक्स स्टार्ट कर देना है आपने। दीपांशु, तुमने स्टार्ट कर दिया बेटा, गुड, कर लेना। कितनी है डीपीपी बेटा दीपांशु? इसकी डीपीपी कितनी है? रिडॉक्स की कितनी देर की? 2 होंगी। शिवानी, गुड आफ्टरनून। शिवानी 1 एंड शिवानी 2, जैन मैडम और शिवानी। तनिषा, याशा, आयो बेटा जल्दी आयो। अभी कम बच्चे आ रखे हैं, क्या बात? विधि, कुछ बच्चे घर पे सोते रहते हैं क्या? नंबर तो इतना इनरोल है, 100 के आसपास हो रहा है, क्लास में कम बैठते हैं, क्या बात है? घर बैठ के बाद में पढ़ते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग, क्या चक्कर है? फरीन, स्टार्ट कर दिया बेटा, गुड, बहुत बढ़िया। और कल के टेस्ट का भी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया? 2 ठीक है बेटा दीपांशु, 2 ठीक है, करना स्टार्ट कर दो, कर लो, फिर हम डिस्कस करेंगे उसका। तो मंडे को टेस्ट दे दो आप, तो आफ्टर मंडे जो देखते हैं अपने, फिर डीपीपी इसकी तैयार रखना आप, रिडॉक्स वाली डीपीपी तैयार रखना आफ्टर मंडे। फिर हम डिस्कस करेंगे इसका वेडनेसडे को आई विल डिस्कस द डीपीपी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ऑन वेडनेसडे। डू यू गेट इट? I will discuss the DPP of redox reaction on Wednesday बेटा, वेडनेसडे को रखना है, सभी ने तैयार रखना है रिडॉक्स का। ओके बेटा, लेट मी स्टार्ट। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया, एक चीज सिखाई मैंने आप लोगों को कि उससे चीजें बड़ी स्मूथ और इजी हो जाती हैं। लास्ट टाइम में मैंने आपको एन फैक्टर सिखाया, स्पेशली एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इसके बारे में बात सिखाई। और इन एन फैक्टर का यूज क्या किया बेटा, आपने देखा होगा कि एंड यू विल सी कि यूज ऑफ द एन फैक्टर इन 2 थिंग्स। 1 टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो मस्ट है कि हमें पहले उसका एन फैक्टर आना चाहिए, उससे हम इक्विवेलेंट वेट बड़ा इजीली निकाल लेंगे। किसी के भी फार्मूला वेट को हम एन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, देन इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। और सेकंड थिंग जो देखा था आपने, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन डायरेक्टली मैंने आपको सिखाया एक चीज से कि जो स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास, उनके एन फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ए का एन फैक्टर बी के साथ, बी का ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक जस्ट आइडिया आ जाएगा आपके पास, और एटलीस्ट कंपटीशन का प्रॉब्लम इजीली शॉर्ट आउट हो जाएगा। अभी मैं कुछ आज सैंपल भी आपसे डिस्कस करूंगा उस बारे में। बट फिर भी क्या होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन में जो हम लोग बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन करते हैं, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग करते हैं, उसके 2 मेथड यूज करते हैं। तो थोड़ा सा मेथड के बारे में, हालांकि मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, फिर भी नाम याद रखना है। एक आपने करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का एक सैंपल मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे कि सपोज आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे मान लो कल वाली प्रॉब्लम हम फिर ले लेते हैं कि हमारे पास जस्ट सी कि सपोज ऑक्सीडेशन नंबर से आपने बैलेंसिंग करना है। वैसे कंपटीशन में आपका एन फैक्टर से काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी कभी अगर आपको प्रॉब्लम फील हो रहा हो तो इन चीज का यूज कर लेना बेटा।
डिपेंड करता है ना कि आप कैसे, जैसे सपोज मैंने आपको रिएक्शन दिया MnO4 नेगेटिव Fe2 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव Fe+3। सपोज आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इसको एक्सप्लेन करना है या बैलेंस करना है, तो कैसे करेंगे बेटा? तो आप एक काम करो, ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो दोनों में कि MnO4 में ऑक्सीडेशन नंबर इधर क्या चेंज हुआ है और इधर क्या चेंज हुआ है। तो देखो एक तरफ हम लिखते हैं MnO4 नेगेटिव, ये चेंज हुआ Mn2 पॉजिटिव में, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किया, कल किया था हमने बेटा, MnO4 में +7 और Mn+2 में 2, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5 का आ रहा है, और +7 से +2 का मतलब आ रहा है यहां डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, जो हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ऑफ 5 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है एक साइड में। दूसरी साइड आ जाओ बेटा, दूसरी साइड में आप चेक करो कि Fe+2 है, इधर आ गया आपका Fe+3। अब इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज पता कर लो बेटा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज करोगे तो यहां देखोगे आप +2 से +3 इंक्रीज हो रहा है, एरो ऊपर लगा रहा हूं, इसका मतलब है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ऑफ 1 ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट क्या चेक किया? Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7, इस साइड में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2, देन you can see here what is the difference, +7 से +2 decrease of 5 oxidation number, and in second reaction Fe+2 से Fe+3, +2 से +3 गए, there is a increase of 1 oxidation number। आप क्या करोगे, जितना ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होता है उतना इंक्रीज करना है, तो एक काम कर लेते हैं, इधर हमें दिखाई दे रहा है 5 का डिक्रीज है, तो इधर 5 का इंक्रीज करने के लिए इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 1 × 5 हो जाएगा, दोनों साइड ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल हो गया बेटा, जितना डिक्रीज हुआ उतना इंक्रीज हुआ, तो रिएक्शन क्या बन गई? इधर वाली रिएक्शन जैसी है वैसी की वैसी रही, और बेटा ये रिएक्शन अब बन जाएगी आपकी 5 Fe+2 एरो 5 Fe+3, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब आपने बाकी चीजों को बैलेंस करना है, बाकी चीजों को कैसे बैलेंस करना है समझना है, देखो बेटा आपका। तो अब क्या करोगे आप, जैसे सबसे पहले जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है उसको बैलेंस करो, इस तरफ 1 Mn है, इस तरफ 1 Mn है, तो मैग्नीज बैलेंस है। उसके बाद जिस साइड में ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है उसके अपोजिट साइड में उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो बेटा, और यहां पर हमें कंडीशन दे रखी होगी कि आपको एसिडिक बैलेंस करना है या बेसिक बैलेंस करना है। सपोज आपको एसिडिक बैलेंस करना, तो Mn इधर एक Mn है, मैं पहले इस साइड की बात कर रहा हूं लेफ्ट साइड की, तो इधर 1 Mn है, इधर 1 Mn है, Mn बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन का नंबर आता है इधर 4, तो दूसरी साइड में 4H2 ऐड कर दो, दूसरी साइड में मैं ऐसे लिखूंगा MnO4 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव, यहां पर ऐड कर देंगे बेटा 4H2, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है उसके बाद हम ऑक्सीजन का टर्न लेते हैं, तो ऑक्सीजन के जितने जिस साइड में ऑक्सीजन होते हैं उसके अपोजिट साइड में उतने वाटर मॉलिक्यूल डाल देते हैं। जैसे ऑक्सीजन इधर 4 एक्स्ट्रा था तो यहां पर मैंने 4H2O डाल दिया। क्लियर? अब हाइड्रोजन की बारी आएगी, जिस साइड में हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो रहे हैं उसके अपोजिट साइड में उतने H पॉजिटिव डाल देंगे। इधर देखोगे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 H है, तो अपोजिट साइड में मैं 8H पॉजिटिव डाल दूंगा, 8H पॉजिटिव MnO4 Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। इधर 2 में कुछ बैलेंस करना ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया Fe, तो अब 2 और 3 इक्वेशन को ऐड कर दो, ऑन एडिंग इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, एंड व्हाट विल बी योर आंसर? यू कैन सी हियर MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fe+2 प्लस 8H पॉजिटिव एरो Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 Fe+3 और 4H2 और H2। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, बट आइडिया होना चाहिए, वैसे तो मैंने एन फैक्टर से आपको बता दिया था, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर से आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, चीज वही है बेटा।
अगर मैं वो मैंने ट्रिक से सिखाया था पहले, Mn का n फैक्टर MnO4 का 5 था तो दूसरी वाली रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। Fe+2 और Fe, बात वही है, Fe+2 और Fe+3 का मतलब फेरस का n फैक्टर 1 था तो दूसरे वाली को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और बाकी चीजें से ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है तो अपोजिट साइड में उतने वाटर मॉलिक्यूल डाल देते हैं, और हाइड्रोजन बैलेंस करना होता है तो जितने H पॉजिटिव कम पड़ रहे हैं उस साइड में उतने H पॉजिटिव डाल देते हैं और आपका बेटा डायरेक्ट बैलेंसिंग आ जाता है। क्लियर? अगर आपको एल्केलाइन मीडियम हो तो एक स्टेप बढ़ा दो, जितने H पॉजिटिव बन रहे हैं जिस साइड में H पॉजिटिव बन रहा है उतना OH दोनों साइड डाल दो। जैसे 8H पॉजिटिव है तो 8OH इस साइड में डाल दो, 8OH उस साइड में डाल दो, तो ये H पॉजिटिव वाटर बन जाएगा, OH नेगेटिव आयन बन जाएगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को? ऑक्सीडेशन नंबर पहले देख लो, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर जिसका जितना कम हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना दो, बाकी चीजों को फिर बैलेंस कर दो। क्लियर है बेटा? चलें आगे। देखो इसी तरीके का एक मेथड जो होता है हमारे पास और होता है मेथड, एक मेथड जो जिसको बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। मतलब आपके पास दो मेथड होते हैं। वन मेथड जो आपका होगा, फर्स्ट मेथड होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, सेकंड आपका होगा इलेक्ट्रॉन जो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा उससे अपोजिट चलना है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में कैसे करेंगे, चीज वही लेकिन उसका रिवर्स। इसमें पहले हम मास बैलेंस करेंगे, मतलब एटम का मास, फिर हम इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। जैसे सपोज मैंने आपको कोई एग्जांपल दे दिया, क्या एग्जांपल ले सकते हैं अपने, जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं इथाइलिन वाला, MnO4 नेगेटिव इथाइलिन C2H4 से रिएक्ट कर रहा है और C2H4 से रिएक्ट करके MnO2 एंड CH2OH बना रहा है बेटा। ये एल्केलाइन मीडियम है। अब की बार एक मीडियम चेंज कर लेते हैं अपने, ये अपने पास एल्केलाइन मीडियम, आपको इसको बैलेंस करना है। लेकिन इस बार मैं मेथड चेंज कर देता हूं, मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात करते हैं अपने। पिछली बार हमने, हाँ वो अपने आप हो जाएगा हर्षित बेटा, जो चार्ज होगा पिछले मेथड में, जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है उसमें चार्ज बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा, इटसेल्फ हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर से। और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में अलग से चार्ज बैलेंस करना है। लेट्स सी, देखो ये एग्जांपल और देखो आप, कि सपोज आपने चेंज देखा, एक चेंज हो गया ये MnO4 MnO2 और एक चेंज हो गया C2H4 और CH2OH। तो पहले देखो इसमें कैसे बैलेंस करोगे, MnO4 नेगेटिव, इसमें बेटा पहले मास बैलेंस करना है, MnO2 पहले मास फिर चार्ज, वो अपने आप हो जाएगा बेटा, चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाएगा। जैसे पिछले केस में देखोगे आप, अपने आप हो चुका है बैलेंस। देखो ये किया ना आपने, इधर देखो यहां पर चार्ज कितना आया, इस साइड में टोटल चार्ज देखो कितना आया, देखो 5 2 जा 10, 10 पॉजिटिव और 8 पॉजिटिव, 18 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, तो 17 पॉजिटिव आ गया। इस साइड में आ जाओ, 5 3 जा 15 पॉजिटिव और 2 17 पॉजिटिव, हो गया ना अपने आप ही। तो वो चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाएगा बेटा। उसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाता है, वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। टोटल चेक करोगे तो दोनों साइड आपका चार्ज इक्वल आएगा। क्लियर है फ्रेंड? हो गया ना बेटा। ये देखो चार्ज बैलेंस है सामने, देखो आप, अब मैंने बता दिया आपको फ्रेंड, चेक करोगे ना तो ओवरऑल चार्ज बैलेंस हो गया है, कम नहीं है। दोनों साइड प्लस माइनस देखना है। कैसे बेटा, कैसे नहीं है चार्ज बैलेंस फ्रेंड, कैसे नहीं है? इधर काउंट करो, एक एक चीज को देखो। ये Fe+2 5 है तो 5 2 जा 10, 10 पॉजिटिव यहां से चार्ज आ गया, 8 पॉजिटिव इधर से आ गया बेटा, 18 पॉजिटिव, एक नेगेटिव ये हो गया तो कम कर दिया एक, 1 नेगेटिव, तो टोटल 17 पॉजिटिव। अब इधर देखो, एक का +2, ये 5 × 3 15, तो 15 का प्लस और प्लस का 2 17 हो गया ना। तो ध्यान से देखो बेटा, हो जाएगा। वो नहीं होता तो मैं बोलता नहीं आपको। देखो फिर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया आपको, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आपको सपोज बैलेंसिंग करना है, तो इसमें क्या करना है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेक नहीं करना, नो नीड टू चेक ऑक्सीडेशन नंबर, बट जस्ट पहले आप मास बैलेंस करो। मास किसका बैलेंस करोगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, जैसे Mn
1 Mn, इधर भी एक Mn, इधर भी एक Mn, इधर 4O इधर 2O, इसका मतलब इधर 4 है इधर 2 है, तो 2O इस साइड में ज्यादा है, तो अपोजिट साइड में मैं वाटर डाल दूंगा, 2H2 को, 2H2 आ गया। अगर 2H2 आ गया तो अब देखो H इंक्रीज हो गए, कितने H इंक्रीज हो गए, 2 2 जा 4, तो दूसरी साइड में 4H पॉजिटिव डाल दूंगा। बट ये मीडियम कौन सा है, देखो एल्केलाइन, तो एक स्टेप और बढ़ा दो बेटा। क्या स्टेप बढ़ा दोगे, जितने 4H, जितने H पॉजिटिव एक्स्ट्रा हो रहे हैं उतने दोनों साइड OH मिला दो, तो इधर भी मैं 4OH नेगेटिव मिला देता हूं, इधर भी 4OH नेगेटिव मिला देता हूं। इससे क्या होगा कि ये वाटर बन जाएंगे इधर वाले, तो क्या बन गया देखो, MnO4 नेगेटिव 4H2O या HOH, इधर बन गया बेटा आपका MnO2 2H2O और 4OH नेगेटिव, तो 2H2O हटा दो और यहां 2 लगा दो, MnO4 नेगेटिव 2H2O मतलब 2HOH, MnO2 और 4OH नेगेटिव। MnO4 में यहां पर +7 से +4 जा रहा था, इसका मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन था, इसलिए इसको हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलते हैं। और रिडक्शन जो होता है मतलब खुद का रिडक्शन हो रहा है तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, खुद का गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, रिडक्शन हो रहा है तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस साइड में इलेक्ट्रॉन रखने हैं, अब आपने इतने इलेक्ट्रॉन रखने हैं कि दोनों साइड बैलेंस हो जाए। अब देखो इस साइड कितना चार्ज, टोटल देखूं तो एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है यहां पर, और यहां पर 4 नेगेटिव चार्ज आ रहा है, 4 नेगेटिव -1 × 4, इधर 4 के नेगेटिव इधर 1 नेगेटिव, तो यहां 3 नेगेटिव रख दो इलेक्ट्रॉन। अब देखो चार्ज बैलेंस हो गया, 3 नेगेटिव और 1 4 नेगेटिव 4 नेगेटिव, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहला सबका एटम बैलेंस कर दो बेटा, जितने एटम है उसके सारे एटम बैलेंस कर दो, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन से चार्ज बैलेंस कर दो। इलेक्ट्रॉन हमेशा रिडक्शन है तो आप लेफ्ट साइड में रखना, ऑक्सीडेशन में तो लूज करना होगा तो राइट साइड में। दूसरी पारी देखते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरा पारी देख रहे हो आप, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसमें बैलेंस कर रहे हो C2H4 को, बैलेंस जो कर रहे हो आप चेंज कर रहे हो, C2 टोटल देख लो कितना हो रहा है, C2H4 मतलब H6O2 में, CH2CH2OH में कर रहे हो। तो देखो पहले कार्बन बैलेंस है ऑलरेडी बेटा, 2 कार्बन 2 कार्बन, ऑक्सीजन इधर देखो 2 ऑक्सीजन है, तो दूसरी साइड में आप 2H2O डाल दो। 2H2O डालने के बाद देखो हाइड्रोजन बैलेंस करो, इस साइड में 4 हाइड्रोजन ये वाले और 4 ये 8, और इस साइड में 6 ये, तो 8 है इस साइड में 6 है, तो इस साइड में 2H पॉजिटिव डाल दो। अब 6 और 2 8 बराबर हो गए, लेकिन हमें एल्केलाइन मीडियम में जाना है, तो अब H पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए दोनों साइड उतने ही OH डाल दो बेटा, तो +2OH नेगेटिव इधर और 2OH नेगेटिव इधर, तो इक्वेशन बैलेंस होके क्या आ जाएगी पहले देखते हैं। देखो 2H2O से तो यही कैंसिल हो गया, 2H और OH कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, अगर हम देखेंगे तो क्या बचा, C2H4 ये कन्वर्ट हो रहा है C2H6O2 में, और साथ में जो आपका इधर बच रहे हैं 2OH नेगेटिव। तो देखो इस साइड में 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इस साइड में इलेक्ट्रॉन लगा दो 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज भी बैलेंस मास भी बैलेंस। अब दोनों को ऐड कर दो, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैंने क्या किया देखो, इसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में पहले मास बैलेंस किया, जैसे मैग्नीज का मास ऑलरेडी बैलेंस था, ऑक्सीजन जिस साइड में ज्यादा हो और जितने कम पड़ रहे हो उसके दूसरी साइड में उतने वाटर मॉलिक्यूल डाल दो, ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस करते हैं। अब हाइड्रोजन जो बैलेंस करते हैं वो H पॉजिटिव आयन से, जिधर कम पड़ रहे हैं उतने H पॉजिटिव आयन दे दो, 2 2 जा 4 4H पॉजिटिव। अब एल्केलाइन मीडियम में तो H पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए दोनों साइड उतने उतने OH डाल दो, उससे बैलेंस रिएक्शन लिख के अब जितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हो, चार्ज कम पड़ रहा हो, अगर रिडक्शन हो तो आपने इधर इलेक्ट्रॉन रखने, अगर ऑक्सीडेशन हो तो आपने इधर इतने इलेक्ट्रॉन रखने, और नेट रिएक्शन दोनों इक्वेशन ऐड कर दो, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपका ऐड हो जाएगा, देन फर्स्ट और सेकंड ऐड हो जाएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो क्या देख सकते हो, देखो आप देखो इधर आ गया आपका MnO4 नेगेटिव और MnO4 नेगेटिव HOH, इधर C2H4 2OH, तो लिख देते हैं MnO4 नेगेटिव
इलेक्ट्रॉन बराबर हो रहे हैं, पहले ये भी चेक कर लेना। अब एक चीज और चेक करनी होगी, इधर कितना आ रहा है देखो आपका 3 इलेक्ट्रॉन, इधर आ रहा है अभी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इक्वेशन जो बनी आपकी C2H4 2OH नेगेटिव C2H6O2, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक काम और कर दो, इस इक्वेशन को क्रॉस कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस वाली को 3 से मल्टीप्लाई, तो अब आपका आ जाएगा ये। तो पहला क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन एक मिनट, इसको ऐड बाद में करेंगे, पहले वो कर देते हैं। इधर आ गया 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 MnO4 नेगेटिव, फिर देखो 2 से मल्टीप्लाई किया 4 HOH, एरो, फिर मल्टीप्लाई किया 2 MnO2 और 8 OH नेगेटिव, 2 MnO2 8 OH नेगेटिव, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें ऐड करने के लिए दूसरी इक्वेशन इधर से लिखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 C2H4 2H4 6 OH, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया 3 C2H6O2 और 6 इलेक्ट्रॉन, 4 रिएक्शन आ गई, ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये आपका आ गया 2 MnO4, ये 4 HOH, ये 3 C2H4, ये 6 OH हैं, ये 8 OH हैं, कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 2 OH रह जाएंगे, फिर 2 MnO2, ये 3 मॉलिक्यूल आ गए CH2OH के और 2 OH नेगेटिव, तो सबके कोफिशिएंट पता लग गए। बट ये जो है ये लॉन्ग मेथड है, ये जो होते हैं स्टार्टिंग में सीखने के लिए मेथड होते हैं लॉन्ग मेथड, बट आइडिया होना चाहिए हमें कि बैलेंसिंग ऑफ जो भी केमिकल इक्वेशन है इज बेस्ड अपॉन 3 मेथड। 2 आर द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एंड थर्ड वन इज द हिट एंड ट्रायल मेथड। जो हिट एंड ट्रायल मेथड कहां काम आता है, जो कल मैंने आपको बताया था कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें रिडॉक्स तो हो रहा होता है लेकिन उसके साथ एसिड और बेस रिएक्शन भी हो रही होती है, तो वहां पर हिट एंड ट्रायल। बट जो है इट इज प्रेफरेबल फॉर यू, इट इज एडवाइजेबल फॉर यू कि आप जो है एन फैक्टर का यूज करें। अगर आपको एन फैक्टर आते हैं, किसी स्पीसीज का एन फैक्टर मान लो आपने याद नहीं किया हुआ या उसकी प्रैक्टिस नहीं की हमने, देन तो आप चलो उसको वहां जाके बैलेंस कर सकते हो, क्वेश्चन वैसा आ गया। जनरली आपके क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जिनके बारे में बेटा आपको आइडिया होगा, जिनके बारे में आपको आइडिया होगा कि भाई इसका एन फैक्टर क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन जैसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XYZ, कल जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या खास बात थी इस रिएक्शन के अंदर, कि इस रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन भी था एज वेल एज रिडक्शन भी था, ये रिडॉक्स भी था। तो एक तो याद रखना था ये एग्जांपल, रिडॉक्स प्लस एसिड बेस रिएक्शन। तो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें कल मैंने कराई थी कि भाई K2Cr27 X की वैल्यू 1 रखोगे तो Y की वैल्यू 14 आएंगी। तो ये इक्वेशन बैलेंस की थी हमने, डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, 1 K2Cr27 14 HCl, बाकी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। तो आपका 2 KCl और 2 CrCl3 7 H2O और 3 Cl2। तो यहां पर जो है 6 क्लोरीन ही जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में गए थे 14 में से, इसलिए हमने बोला था कि 14 Cl नेगेटिव में सिर्फ कितने गए हैं, 6 जो है Cl है वो जीरो में चेंज हुए हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉनों का चेंज हुआ था। तो 14 Cl के लिए हम बोले थे कि 14 HCl के लिए 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, इसलिए 1 HCl के लिए 6/14 मतलब 3/7। दैट्स वाई हमने पढ़ा था कल, इंपॉर्टेंट है काफी इसलिए रिपीट कर रहा हूं। एन फैक्टर ऑफ HCl, एन फैक्टर ऑफ HCl जो है वो इस रिएक्शन में 3/7 है, इसलिए इक्विवेलेंट वेट HCl का जो आएगा क्लोरीन का 35.5 और 36.5, तो बाई
3 इंटू 7 निकालना है। तो वी कैन से दैट इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा था कि इक्विवेलेंट वेट जो होते हैं, इक्विवेलेंट वेट मे बी फर्स्ट ऑप्शन इक्वल टू फार्मूला वेट, लेस देन फार्मूला वेट, मोर देन फार्मूला वेट हो सकते हैं। मतलब एट ऑल डिपेंड्स अपॉन रिएक्शन। भाई रिएक्शन कैसी होती है उस चीज पर ये डिपेंड करता है कि किसी का भी एन फैक्टर, हाँ बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं, HOH है उसको H2O लिख दो, वो थोड़ा समझ में इजीली आ जाए, क्योंकि ऑनलाइन काम चल रहे हैं, सामने होता है तो आदमी सीधे समझा सकता है, बट इसलिए H कहाँ से जा रहा है और OH कहाँ से जा रहा है, इसलिए हमने लिखा है, कैसे भी आप बैलेंस कर सकते हो। तो ये आपने क्वेश्चन किया था बेटा रिडॉक्स रिएक्शन वाला, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि रिडॉक्स के साथ साथ एसिड बेस रिएक्शन भी इसमें हुआ था। क्लियर? तो इक्विवेलेंट वेट किसी भी स्पीसीज का किस चीज पर डिपेंड करता है बेटा? ओवरऑल रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज मैंने देखो आपको एक प्रॉब्लम दिया, आपके सामने प्रॉब्लम है कि I2 प्लस YNaOH Z NaIO3 प्लस NaIH2O, आपको बेटा इक्वेशन बैलेंस करनी है और बैलेंस करके कोएफिशिएंट निकालना है, बैलेंस करके कोएफिशिएंट निकालना है। तो कैसे करेंगे? देखो XYZ की फॉर्म में आपको दे रखा है, तो या तो n फैक्टर यूज कर लो, देखो n फैक्टर, या एक तरीका ये भी है कि I2, दोनों तरीके बात करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से सोल्व करते हैं। देखो I2 IO3 नेगेटिव आयन लेते हैं एक, और एक I2 जो कन्वर्ट हो रहा है I नेगेटिव में हो रहा है, ध्यान से देखना बेटा। अब मैं क्या करता हूं कि I2 को और I में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखता हूं। I2 का ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और IO3 कल किया था हमने, देखो बेटा IO3 किया था, ऑक्सीडेशन नंबर था 5, तो इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 5 का इंक्रीज हो रहा है IO3। दूसरी साइड बिकॉज डिस्प्रोपोर्शनेशन है ना, ऐसे केसेस में ऐसे सोल्व किया करो, ज्यादा इजी रहेगा। इन केस ऑफ ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो जब डिस्प्रोपोर्शनेशन आ जाए तो ये मेथड ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो आपने क्या लिया, I2 से IO3 में चेक किया तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +5 आ गया, तो मतलब इंक्रीज हो गया 5 का। बट इसी I2 को बेटा इधर देखो, I2 से I, तो यहां भी 0 है, यहां -1 आ रहा है, तो यहां तो डिक्रीज हो रहा है ऑफ 1। तो हमें जो दोनों हैं इंक्रीज और डिक्रीज बराबर करने हैं, तो मैं एक काम कर सकता हूं ना, अगर मैं यहां पर इंक्रीज ऑफ 5 बनाना है, इसमें तो 5 है लेकिन इसमें तो 1 का ही हो रहा है ना, तो यहां 5 लिख दूं, 5I नेगेटिव लिख देता हूं, तो 5I नेगेटिव लिख लेता हूं, तो इसका मतलब ये डिक्रीज अब किसका हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। तो दोनों तरफ बराबर कर दो, इंक्रीज ऑफ, इसके लिए अब प्रोडक्ट साइड देखना डिस्प्रोपोर्शनेशन में, इसके लिए 5 का इंक्रीज हुआ, आयोडीन अगर 5I नेगेटिव रख लूंगा तो इंक्रीज ऑफ डिक्रीज ऑफ 5 हो जाएगा। अब आयोडीन को बैलेंस कर दो, तो इधर कितने आयोडीन है, उधर कितने आयोडीन है, देखो बैलेंस करो अब आप, तो क्या आएगा आपका I2 IO3 नेगेटिव 5I नेगेटिव, आयोडीन बैलेंस करो, 5 4 1 6, तो 3 लगा दो, 3I2 हो गया, 3I2 IO3 FI, बाकी चीजें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। तो क्या आंसर आ गया, 3I2 NaOH रख दो आप, 3I2 NaOH, अब ये आप IO3 1 रखना है, तो 1 NaIO3 प्लस आयोडाइड वाले 5 रखने हैं, 5 NaI, बचे खुचे जो हैं वो H2O में लगा दो, तो 5 Na, ये 6 Na भी 6 हैं, तो Na को भी बैलेंस कर दो, 3I2 हिट एंड ट्रायल से कितना हो गया, 6 NaOH 1 NaIO3 प्लस 5 NaI प्लस क्या कर दिया, वाटर को बैलेंस करने के लिए 3
H2O कर दिया, हो गया बैलेंस, सारे कोफिशिएंट आ गए। तो जब आपका केस ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन आ जाए बेटा, केस ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन, तो एन फैक्टर आप इवन चाहे तो उससे भी कर सकते हैं कि I2 का जो एन फैक्टर निकाला था, I2 का एन फैक्टर निकाल के 3/5 वगैरह निकाल करके फिर वो तरीका भी यूज कर सकते हो। बट आप ये तरीका भी यूज कर सकते हो कि I2 को चेंज करो, IO3 में देखो कितने का चेंज आ रहा है, इंक्रीज ऑफ 5, I2 को I में चेंज किया, इधर देखो डिक्रीज ऑफ 1, तो प्रोडक्ट को सोल्व कर लो भाई, एक आयोडीन में 1 का डिक्रीज हो रहा है तो मैंने 5 लगा दिया, तो अब क्या हो गया, 5 का डिक्रीज हो गया, 5 का इंक्रीज, अब आयोडीन बैलेंस कर दिया, इधर 5 और 1 6 हो गए, I2 है तो मैंने 3 लगा दिया, 3I2 बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, बाकी चीजें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी, ये रख लो, बाकी NaOH रखो, तो NaOH आपको पता लगेगा कि भाई इधर Na और 5Na जो है, तो यहां पर कितना आ चुका है 6Na, तो यहाँ 6 लगा दिया मैंने, वाटर अपने आप बैलेंस हो गया, H6 है तो 3H2 कर दो, तो उससे आपकी बाकी बैलेंसिंग अपने आप हो जाएगी। बट इस रिएक्शन को मान लो आपको डायरेक्ट सोल्व करना है, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या। जैसे आपने आयोडीन का एन फैक्टर निकाला था, तो इसमें आयोडीन का जो एन फैक्टर निकाला था वो निकाला था आपने 10 × 2 अपॉन 10 + 2, मतलब वो कितना था 20/12 था, और उसको भी सोल्व करके 5/3 किया था। अगर आयोडीन का एन फैक्टर 5/3 है तो अब 5/3 एन फैक्टर को तो मैं जो एन फैक्टर होता है उसका कोफिशिएंट बनाते हो ना, तो ट्रिक से यूज करो, देखो आयोडीन के ट्रिक से यूज करो, आयोडीन का एन फैक्टर अगर 5/3 है, इसी इक्वेशन को बैलेंस करना है मुझे, इसी इक्वेशन को बैलेंस करना है, यहाँ जगह बना लेते हैं अपने। तो अगर ये ट्रिक, अगर ट्रिक से सोल्व करता मैं, तो मेरे पास ये था कि I2 IO3 नेगेटिव और I नेगेटिव, मैं अब इसको सोल्व कर लेता, मुझे इसका एन फैक्टर पता है, आयोडीन का एन फैक्टर पता है 5/3, और एन फैक्टर का उल्टा करते हैं तो कोफिशिएंट बन जाता है, तो मैं कोफिशिएंट लिख देता 3/5, अब लिख दिया 3/5, अब 3/5 से मैं बैलेंस कर लेता, अब ये मुझे 5 हटाना है, ये 5 है तो 5 उधर ले जाऊंगा मैं, तो क्या लिख दूंगा 3I2 और IO3 और I नेगेटिव। अब ये 3/5 आ रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो ना, इसको भी और इसको भी और इसको भी, इससे एक बार 5 तो हट जाए आपका। अब जो है 3I2 आ गया आपका, वापस वही आ जाएगा, तो 3I2, ये IO3 5 है, इधर 5 है तो 6 ही तो बन रहे हैं, तो एक हटा दो, इसको IO3 रहने दो, और ये 5 आई। लेकिन डिसप्रोपोर्शनेशन में हो सकता है यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम आया आपको, इसलिए डिसप्रोपोर्शनेशन में आप ये वाला ट्रिक यूज कर सकते हो। तो दो अलग से केस हो जाएंगे आपके, कि अगर आपका एसिड बेस रिएक्शन है विद रिडॉक्स हो रहा है, देन आप बैलेंसिंग करके ही करो, इसीलिए मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का बैलेंसिंग भी सिखाया है मैंने। और जो है अगर आपको ऐसा रिएक्शन आ जाए जैसे डिसप्रोपोर्शनेशन, तब भी आप ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज और इंक्रीज बैलेंस करके करो, तो कोफिशिएंट आपके आ जाएंगे। तो इस केस में देखो कोफिशिएंट कितना आया, एक्स की वैल्यू ये रही 3, वाई की वैल्यू 6, जेड का वैल्यू Na3 1, तो 1, 3 6 1। तो यहां से आप इनके कोफिशिएंट निकाल सकते हो, बैलेंसिंग करके आप इनका कोफिशिएंट बेटा निकाल सकते हो। बताओ बेटा, क्वेश्चन सोल्व करो। इन द कन्वर्जन Br2 एरो BrO3 नेगेटिव, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन चेंज। ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां चेंज हो रहा है, जल्दी से आंसर, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जल्दी से आंसर दो बेटा, क्या आंसर आएगा। इन द कन्वर्जन Br नेगेटिव से BrO3, तनिष्का शर्मा का बी आया है 0 से -1, बी 0 to -1, दीपांशु गुप्ता का भी बी आया है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन, बेटा ध्यान देना क्वेश्चन पे, दीपांशु क्या कर दिया। निखिल का सी आया है 0 से +5, देखो 0 से +5, संगीता का सी आया है, महनाज शेख का भी सी आया है,
भाई क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है, पूछ क्या रहा है आपसे, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। कल भी मैंने बताया था क्वेश्चन को कभी भी लाइट मत लिया करो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन, एन फैक्टर नहीं पूछ रहा, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। यहां कितना है ब्रोमीन का, यहां कितना है, तो Br2, तो Br2 तो जीरो हो गया ना ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा क्या निकालना है, BrO3 नेगेटिव, तो ब्रोमीन का कितना होता है, सपोज x, ऑक्सीजन का -6 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +5। तो एक जगह ब्रोमीन 0 है, दूसरी जगह +5 पे पहुंच गया है, तो 0 से +5 बेटा, 0 से +5 तनिष्का, 0 से +5 सही आंसर है। गुंजन सी सही आंसर है। दीपांशु देखो कितना जल्दबाजी में कैसे मिस्टेक होता है, मिस्टेक को रोकना है बेटा। आपका जब भी आप टेस्ट देते हो, टेस्ट की परफॉर्मेंस का बेस क्या होता है कि आप कितने नेगेटिव, आप छोड़ देते हो क्वेश्चन, आपको नहीं आता है जो है, इट इज नॉट इश्यू, बट इट डजंट मैटर। बट अगर आपको क्वेश्चन आता है और गलत करते हो तो नेगेटिव हो जाता है बेटा, जो हमारे ओरिजिनल मार्क्स होते हैं वो भी डाउन हो जाते हैं हमारे। तो इट मीन्स हमारा जो एक्चुअल पावर है, एक्चुअल पोटेंशियल है, वो भी नहीं आ पाता। तो इट शुड बी कीप्ड इन माइंड कि एटलीस्ट नेगेटिव रोकना है। अगर आप नेगेटिव रोकते हो, आपका पेपर पूरा 45 क्वेश्चन का केमिस्ट्री आया, आप क्लास में 30 करके आए, इट डजंट मैटर, लेकिन 30 सही करके आए, ये जो है मैटर करता है। आपने 15 छोड़ दिए, ये मैटर नहीं करता, लेकिन गलत करते हो तो बेटा मैटर करता है। गलत नहीं करना इजी से क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of sulfite ion in acidic medium. The number of mole of KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of, मैं थोड़ा इजी कर देता हूं बेटा आपके लिए, 1 mole of sulfite ion। वैसे सल्फाइट आयन भी सल्फेट आयन में कन्वर्ट होता है, बट नो इशू। मैं आपके लिए अगर सल्फाइट आयन को SO3 नेगेटिव को, चलो उसमें कर देते हैं, जिससे आप एक चीज तो सीख जाओगे कम से कम। देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, किसी के साथ आपने रिएक्शन करवानी है, KMnO4 की सल्फाइट आयन के साथ रिएक्शन करवानी, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वो किस में कन्वर्ट होता है। तो ये पढ़ाते टाइम हम लोगों ने बात की। देखो KMnO4 तो कोई इश्यू है नहीं, देखो थोड़ा डिटेल कर लेता हूँ, फिर इजी भी कर लेंगे। KMnO4 में तो कोई इश्यू नहीं है। एसिडिक मीडियम में आपको याद है कि Mn+2 में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ +7 होता था, यहाँ +2 है। डिफरेंस जो है KMnO4 का आयन फैक्टर 5 आता है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अब सेकंड पार्ट देखो जी, ये सल्फाइट आयन, सपोज अभी सल्फाइट आयन हमने नहीं पढ़ा, हमें ये पता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और सल्फाइट आयन क्या होता है, SO3 नेगेटिव। सल्फाइट आयन SO3 नेगेटिव, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या होगा, X -6 इज इक्वल टू -2 बेटा। तो X इज इक्वल टू कितना आ रहा है, +4। तो ये ऑक्सीडाइज करके +4 को कहाँ ले जाएगा, सल्फेट आयन में, SO4 नेगेटिव मतलब +6 में ले जाएगा। तो एन फैक्टर निकाल लेंगे, तो +4 से +6 में जा रहा है, तो सल्फर अकेला ही है, तो डिफरेंस कितने का आया, +4 से +6 मतलब 2 का डिफरेंस आया। तो एन फैक्टर पता लगाना था। जब भी आप किसी भी स्पीसीज की रिएक्शन करते हो तो उसके इक्विवेलेंट बराबर करते हो, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ जो भी जिससे रिएक्शन करवा रहे हो सल्फाइट आयन, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सल्फाइट आयन। बट अगर ये भी याद नहीं करते हो इक्विवेलेंट, तो एक काम करना, आप हमेशा जो भी स्पीसीज लेते हो उसके मोल और उसका एन फैक्टर, मोल और एन फैक्टर को दूसरे स्पीसीज के मोल इनटू एन फैक्टर के इक्वेट कर दिया करो हमेशा, ऑलवेज। आपके इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं जाएंगे, पहले भी मैंने आपको बताया है। तो देखो मोल कितना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड है, तो ये सपोज X। एन फैक्टर आपको पहले वाले KMnO4 का पता है 5, मोल दूसरे वाला दे रखा है 1 मोल ऑफ सल्फाइट आयन, 1 मोल आ गया। एन फैक्टर आपको पता नहीं था, आपने रिएक्शन देके कैलकुलेट कर लिया, 2 पता होता तो डायरेक्ट कर लेते। तो X इज इक्वल टू आंसर आ जाता 2/5, आंसर आ जाता 2/5। SO3 को SO4 नेगेटिव में कन्वर्ट किया, तो मोल आपका क्या कह रहा है, व्हाट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फाइट आयन। तो सल्फाइट आयन का 1 मोल है, और एन फैक्टर सल्फाइट आयन का निकाल लो। सल्फाइट आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट आयन में जाएगा, और किसी में तो कन्वर्ट हो नहीं सकता। तो सल्फेट आयन में जाएगा, तो सल्फाइट आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट +4, सल्फेट आयन में +6, डिफरेंस आ गया आपका 2 का। देन यू कैन से कि भाई यहां पर एन फैक्टर जो हमने नहीं पढ़ा,
इनिशियल स्टेज में हमने नहीं पढ़ा, बट यहाँ हमने निकालना भी सीख लिया, क्योंकि हमें निकालना तो आता है ना। जब हमने निकालना सीख लिया, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आ जाए तो हम कर लेंगे उसको। तो और जब भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करना हो तो आप क्या करेंगे, एक स्पीसीज का मोल इंटू एन फैक्टर दूसरी स्पीसीज के मोल इंटू एन फैक्टर से इक्वेट कर देंगे। तो एन फैक्टर का डायरेक्ट ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा आएगा, आई होप सो, कि इन मोस्ट ऑफ केसेस you have learned the n factor of that species which will be given in your exam। जब भी आपके एग्जाम में जो भी आपका स्पीसीज होगा उसका n फैक्टर जनरली आपको आता होगा, वो मैंने क्लास में कराया होगा, ऐसा जनरली आपके साथ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपके साइड पर, when BrO3 negative ion react with Br negative ion in acid medium, ब्रोमीन इज लिबरेटेड, इक्विवेलेंट मास ऑफ ब्रोमीन इज लिबरेटेड। करवाया है बेटा, क्लास में करवाया है। इक्विवेलेंट मास ऑफ ब्रोमीन क्या आएगा, रट जाना चाहिए अभी तक तो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, रट जाना चाहिए बेटा। इमीडिएट आंसर दो, क्या आंसर आएगा इसका। कर लिया, बहुत बार कर लिया। ब्रोमीन का Br2 जो है वो BrO3 नेगेटिव और Br नेगेटिव में कन्वर्ट होता है ना। तो BrO3 यहां से यहां जाओगे तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +5, एन फैक्टर जो आएगा, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है 0 से 5 मतलब 5 का डिफरेंस, लेकिन ब्रोमीन 2 है तो इंटू 2, और ऊपर से इधर जाएगा तो 0 से -1 रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं तो एन फैक्टर अगेन बेटा 1 का डिफरेंस, लेकिन ब्रोमीन 2 है। और ऐसे केसेस में ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो रट जाना चाहिए। मैं तो इतनी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं ना, मैं इतनी बार डिस्कस करता हूं आपकी क्लास में कि वो बच्चे को रट जाए, एग्जाम में आते ही वो समझ जाए कि ये तो वही वाला क्वेश्चन था जो हमने क्लास में किया था। तो N1 N देखो 3-4 बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं अपने, बस हेलोजन ही बदल रहे हैं, ब्रोमीन की जगह आयोडीन या क्लोरीन ऐसा ही कर रहे हैं हम। तो 10 × 2 अपॉन 10 + 2 मतलब 20/12, मतलब 4 से किया था 5/3। तो आपका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, तो m 3m/5। तो ज्यादातर बच्चों के आंसर भी मेरे पास सही आए हैं, बिल्कुल। शिवानी का, निखिल का, फरहीन का, दीपांशु का, तो 3m का मतलब होगा फार्मूला वेट बाई 5। ये मैंने स्ट्रक्चर दे दिया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन सीक्वेंस इन Br3O8 निकालिए बेटा, क्या होगा। मैं इसको A लिख देता हूं, ABC सीक्वेंस में निकालना है। इवन हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी कर लिया है, इवन हम लोगों ने ABC स्ट्रक्चर मैंने आपको गिवन कर दिया। इवन स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, बट फिर भी मैंने आपको स्ट्रक्चर गिवन दे दिया है। तो यहां पर इन तीनों ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, क्या कैलकुलेट करेंगे। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑल 3 सिचुएशंस, जल्दी से बेटा। निखिल का आंसर आ गया, शिवानी का बी आया है, निखिल का भी बी आया है, दीपांशु ने आंसर दिया है 646, बिल्कुल ठीक है बेटा। और अभी जो है लास्ट ईयर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। देखो फर्स्ट वाले केस के अंदर अगर आप देखोगे, फर्स्ट वाला केस में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाले केस में यहां देखो -2, तो इधर से +2 आ जाएगा, इधर -2 +2 आ जाएगा ब्रोमीन का, इधर -2 +2 आ जाएगा, इधर ब्रोमीन ब्रोमीन है तो 0 0 आएगा। सेम सिचुएशन इधर से -2 है तो +2, बट आपको इवन मैंने स्ट्रक्चर दे दिया क्योंकि पिछली क्लासेस में ये स्ट्रक्चर नहीं करवाया था। तो यहां आपको स्ट्रक्चर याद करना है बेटा। तो बीच वाला ब्रोमीन का देखो +6, ये सेंटर वाला दोनों साइड एटम का +6 आ रहा है, +6 और बीच वाला -2 है तो +2 और -2 है तो +2 +4 आ रहा है बेटा, ऐसा +4 तो 6 +4 6। तो ये Br3O8 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो पूछा जाता है कई बार। तो Br3O8 में आपने आंसर देना है बी, बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर, गुंजन का भी, संगीता का भी। और एक ऐसा बिल्कुल और होता है बेटा एग्जाम्पल, जिस एग्जाम्पल को हम बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। एक एग्जाम्पल और होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन, ये भी बड़ा पूछा जाता है क्वेश्चन, कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड, इसमें कार्बन का पूछा जाता है बेटा। कार्बन सब ऑक्साइड का फार्मूला C3O2,
O2 फार्मूला होता है कार्बन सब ऑक्साइड, कभी सुना हो कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, ये स्ट्रक्चर होता है बेटा। कार्बन में कैटिनेशन पावर होता है, तीनों कार्बन का निकालो, ए का, सेकंड का और थर्ड का, तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो जल्दी से बेटा। कार्बन सब ऑक्साइड में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तीनों कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर बताना मुझे, CCC कार्बन सब ऑक्साइड। पहले आपको जो है यू नीड टू लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन सब ऑक्साइड्स। 202 दीपांशु का आंसर आया है 202 ओनली दीपांशु का आंसर आया है। बाकी का देखें, निखिल का, फरहीन का 202, वेरी गुड। इसका मतलब बेटा आप अब परफेक्ट हैं। देखो ऑक्सीजन के दो कोवलेंट बॉन्ड है तो -2 इधर से +2, इधर 0 है, इधर 0 है, फिर इधर -2 इधर +2, कार्बन कार्बन के रिस्पेक्ट में 0 है तो बीच वाले कार्बन का 0 और साइड वाले कार्बन के जो आ रहे हैं +2 आ रहे हैं, तो 2 कार्बन हो जाएंगे +2 में और 1 कार्बन हो जाएगा 0 में। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे मैंने बोला आपको, आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट एग्जाम ऑफ 2000 आई थिंक जो 19 हुआ था उसमें 18 में जो हुआ था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था पिछले वाला। उसने फार्मूला दे दिया था सीधा, स्ट्रक्चर खुद बनाना था। Br3O8 पूछ लिया था उसने, Br3O8 पूछ लिया था और पूछा था इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। ऐसे ही कार्बन सब ऑक्साइड नाम दे के पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन कार्बन सब ऑक्साइड। बट अगर हमें निकालना भी आता है बट फार्मूला नहीं आता या स्ट्रक्चर नहीं आता, देन ऑल इन वैन, कि हमें क्या फायदा, फिर नो प्रॉफिट। क्योंकि इसलिए आपको स्ट्रक्चर भी इनको याद करने हैं। मैंने आपको बोला है जितने स्ट्रक्चर एटलीस्ट बेटा मैं बताऊं, बिल्कुल अंशिका, महनाज, साक्षी, प्राची, याशा, ये तो मैंने स्ट्रक्चर दे दिया, हमने निकाल दिया, बट आपको स्ट्रक्चर भी, यू हैव टू लर्न द स्ट्रक्चर भी बेटा याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम, और इसी टाइप के प्रॉब्लम इस पॉइंट से आते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम विल बी। द नंबर ऑफ मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव required to oxidize 1 mole of ferrous oxalate in acidic medium। क्या आंसर आएगा बेटा, देखो number of mole of MnO4 negative required to oxidize 1 mole of ferrous oxalate in acidic medium। क्या आंसर देंगे बेटा? शिवानी का 202 लास्ट वाले केसेस का है बेटा। इस केसेस का क्या आंसर निकाल रहे हो आप? सर Pb3O4 का बताना बेटा, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लेकिन करेंगे अभी बात, कोई नहीं। नंबर ऑफ मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम विल बी। तो बेटा ऐसा प्रॉब्लम जब कभी भी आ जाए, अगर आपको n फैक्टर डायरेक्ट याद है, जैसे मैं आपसे पूछता जाऊंगा कि MnO4 एसिडिक मीडियम दे रहा है तो इसका n फैक्टर कितना होगा? MnO4 का n फैक्टर क्लियर, n फैक्टर MnO4 का 5 हो जाएगा। देखो डायरेक्ट वन वर्ड में करेंगे अब, n फैक्टर 5, और फेरस को तो फेरस ऑक्सलेट और फेरस सल्फेट बार बार बोल रहा था मैं, तो इसका n फैक्टर बेटा 3 आएगा। इसका n फैक्टर जो है वो आपका 3 आएगा, n फैक्टर 3। MnO4 का n फैक्टर 5, ऑक्सलेट का n फैक्टर 3। मैंने क्या आपको कॉन्सेप्ट दिया, हमेशा आप क्या करोगे, जिसके भी रिएक्शन करा रहे हो उसके मोल इंटू एन फैक्टर को दूसरे के मोल इंटू एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ये इक्विवेलेंट होते हैं एक्चुअल में, जो इक्विवेलेंट कंसेप्ट सीखा था हमने, मोल इंटू एन फैक्टर हो जाएगा। तो पहले का मोल, नंबर ऑफ मोल निकालना है आपको x, एन फैक्टर है 5, दूसरे का मोल दिया हुआ है 1 मोल, एन फैक्टर है बेटा 3, और x इज इक्वल टू 3/5। 3/5 का मतलब कितना आ गया, जो दीपांशु ने आंसर दिया बेटा 0.6। सबसे पहले दीपांशु का आंसर आया था 3rd, तनिष्का का 3rd, निधि चौधरी का आंसर आया 0.6, बिल्कुल सही है बेटा निधि, शिवानी का 3। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो है क्या प्रॉब्लम में, एन फैक्टर याद है तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, और ऐसा क्वेश्चन आए तो आप 1 सेकंड में एग्जाम में निकाल लोगे
कि एन फैक्टर इतना होता है, और एन फैक्टर का यूज मैं हर चैप्टर में करूंगा आपकी, जहां जहां हम फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे। तो उससे क्या है कि जैसे आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल, उसको बड़ा इजी बना देंगे हम, तो बड़ी इजी वे में आपके क्वेश्चन गोइंग होंगे। मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर। मेरे से अभी जो है दीपांशु ने पूछा था कि सर PB3O4 का बता दो, तो ये तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था बेटा। PB3O4 कौन बताएगा भाई? PB3O4 क्या स्ट्रक्चर है? PB3O4 का कोई स्टूडेंट बताएगा? PB3O4 क्या स्ट्रक्चर करोगे? ये एक्चुअली मिक्स्ड ऑक्साइड है बेटा, मिक्स्ड ऑक्साइड। PB3O4 इज मिक्स्ड ऑक्साइड। कोई स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट? मैंने लास्ट क्लास में आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास स्ट्रक्चर ऑफ PB3O4। एनी स्टूडेंट टेल मी which type of oxide are present in PB3O4? I am waiting for you beta. Tell me any student, PB3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड में क्या कौन कौन से वाले ऑक्साइड प्रेजेंट होंगे? PB3O4 का आंसर देगा कोई बेटा? PB3O4, यस PBO। निधि, दीपांशु, बिल्कुल सही बेटा, मिक्स्ड ऑक्साइड है। PBO और PbO2 का कॉम्बिनेशन है ये। 2 मोल ऑफ PbO, 1 मोल ऑफ PbO2 मिलाओगे तो PB3O4 बनेगा। इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट PbO में +2 और PbO2 में +4। बिल्कुल बेटा, PbO एंड PbO2, गुड। अंशिका, रेनी, फरहीन, निधि, दीपांशु, तो ये वाला वही वाला क्वेश्चन है ये। फिर सेम प्रॉब्लम है बेटा। क्लोरीन गैस रिएक्ट विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंज। फटाफट जल्दी से आंसर इसका। When chlorine gas react with hot and concentrated sodium hydroxide, the oxidation number of chlorine change from हो गया है। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, बहुत बार हो चुका। चेंज फ्रॉम, तो 0 से अब देखो, अब ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना है इसमें। 0 to 1 +1 एंड 0 to -5, ये तो गलत है, क्योंकि हमें इतना पता है कि क्लोरीन Cl नेगेटिव और ClO3 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। एक क्लोरीन अगर हॉट लेंगे तो वैसे तो हॉट कंसंट्रेटेड ऐसा है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनाया देखते हैं। एक चेंज होता है ClO नेगेटिव में, तो यहां से 0 से -1 +5 और 0 से एक -1 में जाएगा और 0 से +5 में जाएगा। तो हॉट वाला तो ऊपर वाला है, हॉट कंसंट्रेटेड वाला, तो 0 to -1 एंड 0 to 5। बिल्कुल विधि सही है आप, बहुत बार क्वेश्चन आया है। ये प्रॉब्लम देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन SO2 इज पास थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2 ये क्वेश्चन मैंने यहां इसलिए डाला बेटा कि ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, SO2 गैस का जो होता है, ये टेस्टिंग ऑफ SO2 में यूज होता है। ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो है टेस्टिंग ऑफ सल्फाइट आयन, सल्फाइट रेडिकल, टेस्टिंग ऑफ सल्फाइट, नॉट सल्फेट, सल्फाइट रेडिकल। अगर हम सल्फाइट रेडिकल का टेस्ट करते हैं बेटा तो ये वाला यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि सपोज एक टेस्ट ट्यूब लेते हो आप, वाटर के अंदर सपोज आपने सोडियम सल्फाइड ले लिया और इसको हीट करना स्टार्ट किया। बहुत सारी केमिस्ट्री एक्स्ट्रा भी सीखते हैं बेटा हम क्वेश्चनिंग में, यही होता है ना। मैं यही बार बार बच्चों को बोलता हूं कि बेटा क्लास मिस मत किया करो। क्लास मिस करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप सोचते हो कि हम अपने आप कर लेंगे, वीडियो देख के कर लेंगे। भाई वीडियो देख के करोगे और एक बार ऐसे करोगे फिर वीडियो देख के करोगे तो बड़ा फर्क है बेटा। 2 बार चीजें होंगी तो ज्यादा क्लियर होंगी। तो जैसे ही सोडियम सल्फाइड को हीट करो आप, और हीट करके इसके ऊपर एक फिल्टर पेपर ले आओ, और जो फिल्टर पेपर है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट से भीगा हुआ है, H2SO4 मीडियम के अंदर है, तो ये फिल्टर पेपर जो हो जाएगा वो ग्रीन हो जाएगा। अगर ये फिल्टर पेपर आपका ग्रीन हो गया बेटा
तो फिल्टर पेपर आपका ग्रीन हो गया, तो इसका मतलब जो यहां है वो सल्फाइड प्रेजेंट है, सल्फाइड प्रेजेंट। तो ये सल्फाइड प्रेजेंट है, और ये रिएक्शन क्यों हुई, ऐसा क्या हो गया कि ग्रीन हो गया यहां पर? तो इसका रीजन क्या है बेटा, देखो जब भी कोई सल्फाइड होगा, ये सल्फाइड को जब हीट करोगे तो गैस यहां से बाहर निकलेगी एक, और जो गैस होगी वो SO2 होगी, SO3 से SO2 गैस होगी। ये SO2 गैस बाहर निकलेगी, तो SO2 गैस जब बाहर निकलती है तो ये आपकी कलरलेस गैस होती है, पी ब्लॉक में पढ़ते हो आप, कलरलेस गैस होती है। और इसकी स्मेल जो होती है बर्निंग सल्फर जैसी होती है, जैसे टायर जल रहे हो, जब आप स्ट्राइक वगैरह देखते हो लोग टायर जला देते हैं, बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल होती है इसमें। तो SO2 गैस से ये पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट करता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी एक क्वेश्चन भी किया था, पहला न्यूमेरिकल देखो आपने, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देन ये SO2 से रिएक्ट करेगा, SO2 जो होता है +4 में होता है। अभी ये क्वेश्चन भी किया था, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्रोमियम खुद Cr+3 में कन्वर्ट हो जाएगा और SO2 को सल्फेट आयन में कन्वर्ट कर देगा, तो ये रिडॉक्स होगी। और जो क्रोमियम होता है, ये क्रोमियम का अगर सल्फेट बनाओगे आप, तो जो क्रोमियम है, सल्फेट से मतलब नहीं है, जो क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है तो ये ग्रीन कलर का होता है, क्रोमियम +3 स्टेट में ग्रीन कलर का होता है, इसलिए क्रोमियम जो है +3 में आएगा तो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा। तो अब देखो आपका क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में क्या आया, when which one of the following statement is correct when SO2 is passed through acidified, तो ग्रीन क्यों हो गया? पहली बात आपको ग्रीन उसने पूछा ही नहीं, तो सॉल्यूशन टर्न ब्लू गलत है, SO2 इज रिड्यूस नहीं, SO2 इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज हो रही है, +2 से +6 ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। सॉल्यूशन इज डीक्लेराइज गलत हो गया, ग्रीन, और ग्रीन कलर का रीजन क्रोमियम +3 के अंदर है, क्रोमियम का सल्फेट बनाओगे तो क्रोमियम सल्फेट बन जाएगा, तो ग्रीन जो बन गया वो क्रोमियम सल्फेट के थ्रू बन गया। तो क्रोमियम सल्फेट का जो है ये आपने रीजन देना है कि ग्रीन कलर का क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑक्सीडाइज करके। हाँ बिल्कुल बेटा, पंजेंट स्मेल भी आती है, स्मेल पंजेंट मतलब तीखी स्मेल आती है हमें, कलरलेस गैस पंजेंट स्मेल वाली, बर्निंग सल्फर वाली, तनिषा बिल्कुल सही कह रहे हो, इसी टाइप की गैस होती है। और तो हम आंसर देंगे ग्रीन क्रोमियम सल्फेट फॉर्म्ड होता है। K2Cr27 H2SO4 YSO2 K2SO4, इस टाइप के क्वेश्चन चलो कर लिए हैं, तो बार बार करने की बजाय हम कोई और क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये प्रॉब्लम बनाओ आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जल्दी से बताओ बेटा, डिफिकल्ट नहीं है, इट इज वेरी इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, आपके सामने रिएक्शन है, कौन कौन सी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है या कौन से टाइप वाली रिएक्शन है, ये बताना है आपने। कोई भी टॉपिक करते हो, जैसा आप देखते हो कि मैं थ्योरी कंटेंट जो है वो बहुत कम करके, और ज्यादातर हम प्रॉब्लम पर बात करते हैं कि भाई क्वेश्चनिंग कैसे आती है, और यही हर कॉन्सेप्ट में हमारी बात चलेगी कि जितना जो है हम क्वेश्चन पर फोकस रहेंगे कि भाई जो थ्योरी है उतनी पढ़ें जो हमारे काम की है और जिससे हमारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ऐसा नहीं कि हम थ्योरी तो बहुत सारी, दिमाग तो उतना ही है ना, एक अलमीरा है, अलमीरा उतनी ही है, आप उसमें फालतू की चीजें रख दोगे तो काम की चीज फिर नहीं रख पाओगे। तो आपको चीजें सिर्फ वही करनी है जो मैं बताए जा रहा हूं आपको, और जो है आप इसमें मतलब आई एम डेडली श्योर, मुझे पता है कि अभी भी इस साल भी मेरे स्टूडेंट के जो नंबर हैं आउट ऑफ आउट पूरे हुए हैं, और जो है आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स ले जा सकते हो। आपको पहुंचाना 150 से ऊपर तो हर एक बच्चे का वो तो मेरी ड्यूटी है, लेकिन उससे ऊपर कितना ले जा सकते हो ये आप देखो। आप जो तरीका बता रहा हूं, थ्योरी सिर्फ वही करो जो काम आती है, और उससे क्वेश्चन पर लगाओ, और क्वेश्चन को हर एक को नए तरीके से सोचो कि भाई केमिस्ट्री ही है लेकिन नए तरीके से सोचना है। कि जैसे देखो हम स्टोक्योमेट्री की प्रॉब्लम कैसे कर रहे थे, एन फैक्टर को क्रॉस करके फटाफट कर दिया। अभी हम देखो मोल इनटू एन फैक्टर लगा करके दो स्पीसीज को कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है, इट इज मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टू लर्न द ऑल स्पीसीज एन फैक्टर, एटलीस्ट उतने जितने मैंने करवाए हैं, जिन स्पीसीज के एन फैक्टर करवाए हैं। तो आंसर मेरे पास आ चुके हैं बेटा, कि आपका हर्षिता का आंसर आया ए, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड। निधि का भी आंसर आया है ए। हर्षिता बेटा इस बार एग्जाम दिया था, क्या मार्क्स बना था जरा बताएंगे मुझे? हर्षिता एग्जाम दिया था बेटा इस बार नीट का?
मार्क्स क्या था? श्रवण कुमार ब्यूटी कुमारी का बी आंसर आया है। शिवानी तुम लोगों के आंसर नहीं आ रहे आज। देखो सिंपली अगर मैं यहां बात करूं, पहले वाला तो कुछ क्वेश्चन गलत किया हुआ है, ये बैलेंस नहीं है, ये ओ हटेगा, यहां ओ नहीं आएगा क्योंकि नहीं तो इक्वेशन नहीं बनेगी। तो इधर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इधर से नाइट्रेट वाला जो होता है प्लस कितना था +3 एन +5 है +3 NO3 नेगेटिव 5 आएगा ना, x +5 और इधर वाला NH4 पॉजिटिव -3। तो इधर डिस्प्रपोर्शनेशन है, तो इसका मतलब इधर तो कम प्रोपोर्शनेशन होगी, पहली कम प्रोपोर्शनेशन। और दूसरे वाले केस में देखो फास्फोरस का 0 है, 0 से देखो यहां पर -3 और +1, तो फास्फोरस का ये हो गया डिस्प्रपोर्शनेशन, सेकेंड वाला डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया। फर्स्ट तो एटलीस्ट डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है बेटा, फर्स्ट वाला डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। PCl5 में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं है, PCl5 तो रिडॉक्स ही नहीं है। PCl5 में बिकॉज क्लोरीन यहां भी -1, यहां भी -1, यहां भी -1, तो इसको तो हम रिडॉक्स नहीं, इसका रिडॉक्स है, बट क्लोरीन वाला जो है वो मतलब नॉर्मल रिडॉक्स है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। IO3 I नेगेटिव जो है कम प्रोपोर्शनेशन है, कम प्रोपोर्शनेशन। हमें क्या लेना था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो ये भी जो है डिस्प्रपोर्शनेशन तो नहीं है, रिडॉक्स है, सिंपल रिडॉक्स, सिंपल रिडॉक्स है। इसका मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन तो सिर्फ एक ही हुई। थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखो कैसा आ गया, डिस्प्रपोर्शनेशन सिर्फ सेकंड है, उसके अलावा कोई डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है, तो आंसर आ गया ब्यूटी कुमारी वाला 1, 3 एंड 4। तो उसमें सभी का पता करना है आपने। फर्स्ट रिएक्शन जो था आपका कम प्रोपोर्शनेशन था, दूसरे वाला डिस्प्रपोर्शनेशन, तीसरे वाला एक सिंपल रिडॉक्स था, फोर्थ वाला कम प्रोपोर्शनेशन। तो क्वेश्चन हमारा था विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, नॉट ए डिस्प्रपोर्शनेशन है तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ डिस्प्रपोर्शन नहीं है, बी आएगा, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, कोई बात नहीं हर्षिता, क्योंकि मेरे पास कई बार लेट रिप्लाई होता है ना, मेरा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है तो मैं उसका आंसर समझ लेता हूं। अब देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिडॉक्स रिएक्शन। इनमें आपको रिडॉक्स रिएक्शन बताना है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट फिर होगा आपका रिडॉक्स पे टेस्ट लेंगे, और अभी मैं जो है नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा जस्ट अभी, क्योंकि थोड़ा टाइम है, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बाद में, लेकिन कुछ टाइप की प्रॉब्लम कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन सिलेक्ट करने हैं बेटा इसमें। Which of the following represent redox reaction? Which of the following present redox reaction? देखो पहला क्या रिडॉक्स है, यहां भी क्रोमियम का +6, बताएंगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिडॉक्स रिएक्शन, यहां भी क्रोमियम का +6, यहां भी क्रोमियम का +6, इसका मतलब ये तो हट गया। जिंक का और कॉपर का, जिंक 0 +2 से 0 हो गया रिडॉक्स। 1 तनिष्का का क्वेश्चन आ गया बेटा, तनिष्का का क्वेश्चन आंसर आ गया है, तनिषा शर्मा 1, 3 एंड 4। 1 तो नहीं है बेटा, तनिषा 1 कहां हो गया, क्योंकि डाइक्रोमेट और क्रोमेट दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, ये तो नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा बेटा। देखो दूसरा रिडॉक्स हो गया, तीसरे में MnO4 नेगेटिव, Mn2 4 MnO2, तो यहां मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4,
इस साइड में +7 और +2, इसका मतलब +4 बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, हो गया रिडॉक्स। रिडॉक्स तो है ये सिंपल रिडॉक्स। ये जो है हमारा ऊपर वाला ZnCuSO4 ZnCO4 है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो रिडॉक्स होती है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट सिंपल रिडॉक्स। ये आपकी जो होगी डिस्प्रोपोर्शनेशन होगी, कम प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन का अपोजिट कम प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स, ये भी रिडॉक्स हो गया। तीसरे वाला Cu प्लस से 0 और +2 डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स हो गया। तो इसका मतलब रिडॉक्स कौन कौन सी हुई, ये रिडॉक्स जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। डी आंसर आ गया बेटा, डी। फरहीन, सदफ, अभिषेक, दीपांशु, इनका आंसर सही आया है, रिडॉक्स हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें देखो एक पॉइंट आया आपका कि अगर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो वो रिडॉक्स होती है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट आर रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें क्या पॉइंट आ गया, तो देखो ये नोट आ गया अब आपका, अगर मैं कभी भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहूंगा तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होगी। सिंगल डिस्प्लेसमेंट reactions are redox reaction, बट कभी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड एसिड बेस रिएक्शन, सिर्फ एसिड बेस, रिडॉक्स नहीं हो रहा हो, एसिड बेस रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन कभी भी रिडॉक्स नहीं होंगी बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट और एसिड बेस रिएक्शन। जैसे एसिड बेस रिएक्शन HCl NaOH, एसिड ने NaOH के साथ रिएक्ट किया तो बना दिया NaCl प्लस H2O। तो यहां पर H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, यहां भी Na पॉजिटिव, इधर भी वही Cl नेगेटिव, कोई चेंज नहीं आ रहा ऑक्सीडेशन नंबर में। H में +1, पहले ही +1 था, ऑक्सीजन -2, इधर भी -2 है, तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आएगा बेटा। तो जब कभी भी आपकी एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन नेवर रिडॉक्स रिएक्शन। और सेकंड मैंने बोला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकंड आर डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे मैंने कह दिया कि आपने डबल डिस्प्लेसमेंट में यूज कर दिया कि जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो कि आपने एग्जांपल ले लिया बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड का H2SO4 के साथ रिएक्शन कर दिया और यहां से बना दिया बेरियम सल्फेट प्लस HCl। तो इस केस में देखो बेरियम डबल डिस्प्लेसमेंट, बेरियम सल्फेट के साथ और Cl H के साथ रिप्लेस हो रहा है, तो BaSO4 और HCl, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही अगर मैं कह दूं आपका कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे आपने कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराया, मैं कह देता हूं जिंक क्लोराइड का रिएक्शन या जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराओ आप, तो जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ कराओगे तो ZnSO4 और प्लस HCl बन गया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, जिंक कॉपर की जगह रिप्लेस हो रहा है, ये इसकी जगह हो रहा है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं कई बार, काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज रिडॉक्स रिएक्शन, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट आपका कभी भी जो होगा वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। बैलेंसिंग पे क्वेश्चन कर लिए हमने काफी सारे। सिंपल है, KI का रिएक्शन का क्वेश्चन किया हमने। एट द एंड एक चीज और बता रहा हूं मैं यहां, इसमें एक चीज आपकी और आती है, यहीं इससे स्टार्ट कर लेता हूं। यहां पर एट द एंडिंग में एक बार क्या कुछ वैल्यूज क्या होती हैं जिसको हम SRP वैल्यू बोलते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा आपको उसका न्यूज दे रहा हूं, नॉलेज क्लाउड में, या इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि यहां पर आप कुछ इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन क्या है, देखो
हर एक स्पीसीज की एक रिडक्शन वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है, रिडक्शन से रिलेटेड होगा तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, या इसको हम ई नॉट रिडक्शन बोलते हैं। ई नॉट रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या ई नॉट रिडक्शन बोलते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर अगर एलिमेंट की सीरीज बनाई जाती है तो एलिमेंट सीरीज ऑफ एलिमेंट ऑन बेसिस ऑफ, इसको एसआरपी वैल्यू भी बोल देते हैं शॉर्टकट में, एसआरपी वैल्यू। कभी मैं यूज करूंगा तो मैं बोलूंगा एसआरपी वैल्यू। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या एसआरपी वैल्यू या ई नोट रिडक्शन, तो अगर इसके हिसाब से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से एक सीरीज बनाई जाए एलिमेंट की या स्पीसीज की, सीरीज ऑफ एलिमेंट ऑब्लिक स्पीसीज ऑन बेसिस ऑफ, कोई भी ऑर्डर ले लो, ऑन बेसिस ऑफ रेगुलर ऑर्डर ऑफ एसआरपी वैल्यू, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब आपको अगर डेटा दिए जाएं, कई बार क्या दे देता है, वो डेटा दे देता है और रिडक्शन पोटेंशियल के डेटा दे देता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के डेटा दे देता है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को चाहे तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक रेगुलर अरेंज करो, जहां आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग में किसी में भी आप अरेंज करते हो, तो ये जो आपकी सीरीज बनती है, दैट सीरीज इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। इस सीरीज के अंदर देखो, जनरली मैं आइडिया लिखूं तो सबसे जो कम है, जैसे अगर मान लो ऊपर से नीचे एसआरपी वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है मुझे, एसआरपी वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऊपर से नीचे मुझे एसआरपी को बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखना है, देन मेरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन रही है। तो सबसे ऊपर जो रिडक्शन आता है वो लिथियम का आता है। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लेके Li बनता है, फिर लिथियम एल्कली मेटल आते जाते हैं, फिर जैसे आपका जिंक आता है, जिंक इलेक्ट्रॉन लेता है Zn2 पॉजिटिव, फिर आपका कॉपर हाइड्रोजन आता है, पहले हाइड्रोजन, फिर कॉपर आएगा, और लास्ट में चलते जाओ तो लास्ट में फ्लोरीन आती है। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके F2 बनाती है। तो एसआरपी वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो अरेंजमेंट होता है, एसआरपी वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट, याद रखना एसआरपी वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। इंक्रीजिंग मतलब प्लस माइनस लगा के देखना, मैग्नीट्यूड नहीं देखना, टोटल प्लस माइनस लगा के देखना है। जैसे अब अगर मैं लिथियम की बात करूं तो इसका मिनिमम होता है, लिथियम का एसआरपी वैल्यू मिनिमम, एसआरपी वैल्यू जो है वो लिथियम का एसआरपी वैल्यू वो मिनिमम है। मिनिमम जो होगा माइनस के अंदर चला जाता है, मिनिमम माइनस अप्रोक्सीमेट 3 के आसपास माइनस चला जाता है वोल्ट में। तो और फ्लोरीन का जो है मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम ये प्लस 2.87 के आसपास मैक्सिमम चला जाता है। तो एसआरपी वैल्यू जो होते हैं मिनिमम, मतलब नेगेटिव के साथ देखना है, नेगेटिव के साथ जो है मिनिमम देखना है। तो जो मिनिमम एसआरपी वैल्यू होता है वो लिथियम का होता है, जो मैक्सिमम एसआरपी वैल्यू है वो आपका फ्लोरीन का होता है। बेटा मैक्सिमम एसआरपी वैल्यू फ्लोरीन का होता है। तो इससे हम डिसाइड क्या कर सकते हैं कि जिसका एसआरपी वैल्यू जितना ज्यादा होगा, अब नॉलेज क्लाउड, जिसका एसआरपी वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, एसआरपी वैल्यू जितना ज्यादा, उसका ईज ऑफ रिडक्शन उतना ज्यादा होगा, वो उतनी जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। रिडक्शन, ईज ऑफ रिडक्शन उतना ज्यादा होगा। खुद का रिडक्शन होगा तो उतना ही उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। मतलब जिसकी एसआरपी वैल्यू मैथमेटिकली वैल्यू दे रखी होगी, जिसका एसआरपी वैल्यू जितना ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज्यादा। और जिसका एसआरपी वैल्यू जितना कम, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू
जितनी कम, जिसकी एसआरपी वैल्यू जितनी कम, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम, उसका ईज ऑफ रिडक्शन कम, मतलब उसका रिडक्शन कम होगा, पावर कम है रिडक्शन होने का, ईज ऑफ रिडक्शन कम होगा। ईज ऑफ रिडक्शन कम होने का मतलब क्या है कि ईज ऑफ ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा उसका, ईज ऑफ ऑक्सीडेशन उसका उतना ही ज्यादा होगा। सिंपल वर्डिंग में हम पढ़ना चाहते हैं, जिसका एसआरपी ज्यादा उसका ईज ऑफ रिडक्शन ज्यादा, और जिसका एसआरपी कम रिडक्शन कम, ईज ऑफ रिडक्शन कम, ईज ऑफ रिडक्शन कम। ईज ऑफ रिडक्शन कम मतलब ईज ऑफ ऑक्सीडेशन ज्यादा, ऑक्सीडेशन ज्यादा है तो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो दूसरे के लिए रिड्यूसिंग होगा, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। तो इट मींस अगर पूरी सीरीज में देखो तो एसआरपी वैल्यू मैक्सिमम किसका है और मिनिमम किसका है। एसआरपी वैल्यू अगर हम देखें पूरी सीरीज में मैक्सिमम किसका आ रहा है और बेटा मिनिमम किसका आ रहा है, तो एसआरपी वैल्यू मैक्सिमम और एसआरपी वैल्यू मिनिमम चेक करो। तो एसआरपी वैल्यू मिनिमम जो मैंने बताया वो लिथियम का, और एसआरपी वैल्यू मैक्सिमम जो बताया फ्लोरीन का। एसआरपी वैल्यू मिनिमम लिथियम का पढ़ा है हमने, मिनिमम -3 पॉइंट ऐसे करके पढ़ा है, माइनस लगा के देखना है, और मैक्सिमम 2.87 प्लस में फ्लोरीन का सबसे ज्यादा। तो जिसका एसआरपी वैल्यू मिनिमम होगा वो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो एसआरपी वैल्यू मिनिमम है, इसलिए लिथियम जो आपका है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपसे पूछा जाएगा तो वो आपका लिथियम होगा। और जिसका एसआरपी वैल्यू मैक्सिमम है, एसआरपी वैल्यू मैक्सिमम देखो वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए फ्लोरीन जो होता है वो आपका बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आपका फ्लोरीन है, और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो लिथियम है। ये डिसाइड किसकी वैल्यू पर करते हैं हम, एसआरपी वैल्यू के बेस पर बेटा हम डिसाइड करते हैं। जैसे देखो, जैसे एज एग्जांपल जिसका एसआरपी वैल्यू मेटल है, अगर मेटल का जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा होता है वो रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होती है, मेटल में रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा मेटल में उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, मतलब वो जल्दी अपना कैटायन बना देगा। एसआरपी वैल्यू ज्यादा तो उसकी एक मिनट, मैंने एसआरपी वैल्यू लिखा है, तो जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा उसकी रिएक्टिव उल्टा मेटल में उल्टा, मेटल के केसेस में उल्टा, जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम। जैसे एग्जांपल है आपका जिंक का एसआरपी वैल्यू E0 जिंक Zn2 पॉजिटिव जिंक, ये होता है -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट। पोटेशियम दिया ही नहीं बेटा मैंने, अभी पोटेशियम नहीं दिया है मैंने, कहीं पोटेशियम नहीं पढ़ाया मैंने तनिषा। तो रिएक्टिविटी देखो, मेटल के केस में हम बात कर रहे हैं तो जिसका एसआरपी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम मेटल में। तो जिंक का एसआरपी वैल्यू -0.76 और कॉपर का एसआरपी वैल्यू +0.34 वोल्ट। तो मैंने क्या बताया कि अगर मेटल है, जिंक भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, तो मेटल के केसेस में क्या पढ़ रहे हैं हम, मेटल के केसेस में मेटल में जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम। तो इसका मतलब अगर एसआरपी वैल्यू कॉपर की ज्यादा है तो कॉपर और जिंक में आप डिसाइड कर सकते हो, तो कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल है, कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल देन जिंक। कॉपर जो होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल देन जिंक होगा, कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल देन जिंक। यही रीजन है कि अगर हम ये बोलते हैं एज एग्जांपल कि जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट से करेंगे तो जिंक जो न्यूट्रल पड़ा है मोर रिएक्टिव है, जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, क्योंकि एसआरपी वैल्यू जिंक की कम है, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये जिंक सल्फेट बन जाएगा, खुद +2 में चला जाएगा और कॉपर को न्यूट्रल कर देगा। तो जो मोस्ट रिएक्टिव होती है, मेटल अगर मोस्ट रिएक्टिव है तो वो कैटायन में रहेगी, अगर मेटल मोस्ट रिएक्टिव है तो वो कैटायनिक फॉर्म में आएगा। देखो कैटायनिक फॉर्म में आ गया।
बट नॉन मेटल के लिए यही चीज बिल्कुल उल्टा है बेटा। अगर हमारे पास नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के लिए जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा। नॉन मेटल में जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। मेटल में अलग होता है, मेटल कैटायन बनाना चाहता है, नॉन मेटल एनायन बनाना चाहता है। तो नॉन मेटल के केसेस में एसआरपी ज्यादा, रिएक्टिविटी उसी की ज्यादा। और वो किस फॉर्म में जाएगा? नॉन मेटल जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो आपका एनायनिक फॉर्म में जाएगा। तो जैसे आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनमें अगर हम देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इधर से इधर जाओगे आप, क्योंकि फ्लोरीन की तो एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो एसआरपी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो एसआरपी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। रिएक्टिविटी भी इसका इंक्रीज होगा। रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगा? सपोज मैं फ्लोरीन की रिएक्शन Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव या I नेगेटिव से करा दूं तो फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, वो अपना एनायन बनाएगा क्योंकि नॉन मेटल है। भाई मेटल की रिएक्टिविटी का मतलब है मेटल कैटायन बनाएगा, और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी का मतलब है एनायन बनाएगा। तो फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है तो ये अपना एनायन बनाएगा, इनके साथ रिएक्शन कर लेगा और F नेगेटिव बना देगा और इनको न्यूट्रल कर देगा। क्लोरीन जो भी उसके साथ है खुद F नेगेटिव क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बना लेगा। तो फ्लोरीन मोर रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये आएगा। तो कई बार क्वेश्चन देखते हो ना आप कि अगर हमें किसी चीज को स्टोर करना है तो कैसे करते हैं। कुछ एनसीईआरटी में पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर हमें स्टोर करना है तो कैसे करते हैं कि हमें रिएक्शन नहीं करानी होती, किसी मेटल के बर्तन में स्टोर करना है तो नॉलेज क्लाउड में क्या करते हैं हम, मेटेलिक vessels must be formed या must be of high SRP value. Metallic vessels must be of high SRP value to store solution of less SRP valued metal, less SRP valued metal। जैसे मान लेते हैं अपने आपके पास जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, और सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव है गोल्ड से। इधर चलता जाऊंगा तो ये मेटल है, सब मेटल है। तो बेटा इनकी एसआरपी वैल्यू जो होगी वो डाउन होती जा रही है इस तरफ जिंक की साइड, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है। अब मुझे रिएक्शन अगर नहीं कराना है, सपोज मुझे रिएक्शन को रोकना है, तो अगर किसी चीज को मुझे जमा करना है और मेटेलिक वेसल्स को रोकना है, तो देखो आप जो राजे महाराजा होते थे तो वो क्या करते थे, सोने का बर्तन लेते थे, सोने या चांदी के बर्तनों में वो कोई भी चीज रख करके खाते थे। सपोज ये आपका वेसल्स जो है गोल्ड का बना हुआ है, गोल्ड का वेसल्स, और गोल्ड के वेसल्स में कोई भी सॉल्यूशन रख दिया आपने, किसी का भी सॉल्यूशन रख दिया इनमें से, सॉल्यूशन ऑफ चाहे जिंक रख दो, चाहे कॉपर रख दो, चाहे सिल्वर रख दो, किसी का भी रख दो। जैसे सिल्वर नाइट्रेट रख सकते हो आप, जिंक सल्फेट रख सकते हो, कॉपर सल्फेट रख सकते हो, रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि Au इन सब के साथ Ag प्लस आयन, Zn प्लस आयन या कॉपर प्लस आयन के साथ नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं करेगा, तो आप स्टोर कर सकते हो। तो मेटेलिक वेसल्स जो बनानी चाहिए आपको, जिस वेसल्स में किसी को रखना है, वो आपकी हाई एसआरपी वाली वैल्यू होनी चाहिए। मेटेलिक वेसल्स जो होना चाहिए वो आपका हाई एसआरपी वैल्यू वाला होना चाहिए, जिससे कि उसमें रिएक्शन नहीं हो। जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में मैं ले जाऊं आपको, ये रिएक्शन दिया मैंने जिंक का, अगर मैंने ये रिएक्शन बनाता, देखो अगर मैं कॉपर सल्फेट का जो है जिंक का वेसल्स बनाता, मैं अगर मैं जिंक का वेसल्स बनाता,
जिंक का वेसल्स और उसमें कॉपर सल्फेट डालता तो रिएक्शन हो जाती ना। जिंक का वेसल्स होता और कॉपर सल्फेट हो जाता तो रिएक्शन, तो नॉट प्रेफरेबल, ये प्रेफर नहीं करना चाहिए, ये प्रेफर नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन हो जाएगी। हमें रिएक्शन रोकना है तो बिल्कुल उल्टा कर दो। रिएक्शन रोकना है तो क्या कर सकते हो आप, इसी रिएक्शन को अगर हमने प्रिवेंट करना है तो कॉपर का वेसल्स लो, कॉपर्स के वेसल्स में जिंक का सल्फेट डाल दो, मतलब ये वाली चीज आ जाएगी, आगे रिएक्शन ही नहीं जाएगी ना, ये वाली चीज आ जाएगी तो आगे रिएक्शन नहीं जाएगा, ऐसा तो है नहीं बैक रिएक्शन चला जाएगा। कॉपर के वेसल्स में जिंक सल्फेट डाल दो तो आप प्रेफर कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हमें कभी भी प्रेफर करना है बेटा, अगर हमें प्रेफर करना है तो क्या करना है, वेसल्स में अगर किसी चीज को रिएक्शन को रोकना है तो जो वेसल्स बनी होती है, सपोज मुझे किसी भी मेटल का सॉल्यूशन रखना है, मुझे तो बर्तन ऐसा बनाऊं मैं जिसके अंदर कोई चीज खाऊंगा या पीऊंगा वो ऐसा बनाऊं कि उसके साथ रिएक्शन नहीं हो, तो उसको रिएक्शन नहीं होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेटल ऐसी लेनी पड़ेगी जो लेस रिएक्टिव हो। और मेटल लेस रिएक्टिव लेने के लिए देखो इधर आ जाओ, मेटल लेस रिएक्टिव लेने के लिए यहां देखो मैंने बताया आपको, मेटल रिएक्टिविटी कम करने के लिए उसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, और एसआरपी ज्यादा वाला पॉइंट आ जाओ इधर देखो, एसआरपी ऊपर से नीचे जा रहे हो, ये एसआरपी बढ़ रही है तो एसआरपी कॉपर से नीचे सिल्वर गोल्ड, यहां जाओगे नॉन मेटल की तो मेटल बनाओगे नहीं, वेसल्स, वेसल्स तो मेटल की ही बनेगी, तो कॉपर सिल्वर गोल्ड इनके बर्तन हमें बना करके और उसको जो है यूज करना चाहिए। तो इनके बर्तन बना करके, तो लास्ट पॉइंट मैंने आपको यही दिया था कि मेटेलिक वेसल्स किस टाइप का होना चाहिए, जिसके वेसल्स या ग्लास जिसमें हम कोई चीज खा रहे हैं या पी रहे हैं, वो ग्लास या मेटल जिस चीज की सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं उससे उस मेटल का एसआरपी वैल्यू ज्यादा होना चाहिए मेटल का। एज एग्जांपल गोल्ड सिल्वर, इसके अंदर जिंक या कॉपर की चीज आप रख करके यूज कर सकते हैं, वो सॉल्यूशन आप पी सकते हैं आप, मतलब उन दोनों का आपस में रिएक्शन नहीं होगा, उल्टा नहीं करना, नहीं तो अदरवाइज रिएक्शन हो जाएगी। तो दैट्स ऑल अबाउट रिडॉक्स पार्ट, मतलब इट इज द कंप्लीशन ऑफ हमारा पूरा जो मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट कंसेप्ट और रिडॉक्स कंसेप्ट है वो यहां पर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में अब इसकी डीपीपी के बारे में मैंने बताया बेटा आपको, तो नेक्स्ट क्लास जो आएगी आपकी, मैंने आपको बोला वेडनेसडे को इसका डीपीपी अवेलेबल है रिडॉक्स रिएक्शन का, आपने वो रिडॉक्स रिएक्शन का डीपीपी करना है, देन मैं आई विल जो है डिस्कस विद यू, जो भी प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करेंगे, पर मुझे लगता नहीं है कि प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस हमने यहाँ पर स्टडी कर लिए हैं, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, थैंक यू बेटा, फिर मिलते हैं। सदफ लिथियम और सीजियम में भी लिथियम ही है बेटा, मोस्ट बेस्ट मोस्ट लिथियम लिख दिया तो बस लिथियम ही रहेगा और कोई नहीं आएगा सदफ, लिथियम ही रहेगा। उधर फ्लोरीन, नॉन मेटल में बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम, चाहे सीजियम फिजियम कोई भी आ जाए, कोई मतलब की बात नहीं है।